Hello everyone, welcome to the top. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series जहाँ पर हम बात कर रहे हैं accounting and financial management for bankers की and we are talking about the topic of marginal costing. Marginal costing एक ऐसी costing process है जो कि आपकी variable cost को ही देखती है. वो मानती है कि fixed cost क्योंकि उसमें एक fixity आ जाती है तो that is not the point जिस पर हमको focus करना है. क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमारे उसके साथ के खर्चे बढ़ते हैं. अगर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे हम लोग उसका खर्चा बढ़ेगा. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ों के खर्चे बढ़ते जाएंगे जो उससे एसोसिएटेड है. तो वो कहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द फिक्स कॉस्ट विच इज़ अ पीरियड कॉस्ट. ये तो होनी है, इतना है, आप उसको साइड पर रखिए. सो मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेट्स टू वेरिएबल कॉस्टिंग देयर. ओके, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, दिस इज़ द एंड ऑफ आर सेल. तो अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज परचेज नहीं करे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप उसे परचेज करें जल्दी से, तो दिस इज़ द लास्ट डे. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स आर कोर्सेज. यू कैन यूज़ द कोड Diwali81 एंड गेट द ऑफर देयर. आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है edutap.in पर, फ्रॉम वेयर यू कैन गो एंड परचेज द कोर्सेज. 81% ऑफ है एंड दिस इज एंडिंग सून, सो इट इज़ बेटर कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं then just don't wait any further and get it done. Okay everyone, let's start with the particular session here. हम लोग बात कर रहे हैं which one of the following is not an assumption underlying in the technique of margin costing. The total cost can be segregated into fixed and variable. Actually वही तो main point है कि जो fixed है उसको हम अलग देखते हैं, variable को अलग देखते हैं. The fixed cost remains unchanged within the relevant range of output. ये भी होता है क्योंकि ना fixed cost ना, जैसे आप short term पर देखिए ना, अगर मैंने एक रेंट पे करना है 12 महीने के लिए, वो वही चल रहा है और 24 महीने में भी उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. 10% का इंक्रीज वो होता है, उसके ऊपर का नहीं है. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के चेंजेस कितने ज़्यादा होते हैं. क्योंकि जैसे मैं रॉ मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, मेरा रॉ मटेरियल का चार्जेस थे ₹1000 के. ठीक है, पर यूनिट. जब आपने उसके 20 यूनिट्स ले लिए तो आप कितना बना लोगे, यानी 20,000 का खर्चा तो आपका रॉ मटेरियल का हो गया, बढ़ गया ना खर्चा. सो दैट इज व्हाट यू कैन से. अगर ये 20 के बाद अगर 40 हो गया तो 40,000 बढ़ जाएगा. तो दिस इज वेयर वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस विद द चेंज ऑफ आउटपुट नहीं. देखिए, पर यूनिट कॉस्ट तो वही है, पर यूनिट कॉस्ट तो 1000 की 1000 है. चेंज क्या हुआ? हमारी कंजम्पशन बढ़ने से हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहता है. सेलिंग प्राइस, तो ये वाला इसका पॉइंट गलत है, लास्ट भी कर लेते हैं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द रेलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट. सेलिंग प्राइस नॉर्मली हम मानते हैं कि सेम है, तभी तो हम लोग अपने जो पूरा वेरिएशन निकालते हैं ना सीवीपी एनालिसिस का, वो वहीं पर निकलता है. मैं एक बार वो भी बता देती हूँ, उसकी डिटेल आपको ना इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक गिवन है मार्जिनल कॉस्टिंग के ही एक स्पेसिफिक वीडियो का, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो. ठीक है, अलोंग विद दिस इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जो बचता है उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन. उसमें से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, जो बचता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट. ये हमारा बेस बनता है. तो ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस होती है, फिक्स्ड कॉस्ट बाद में माइनस होती है. अब इसी में एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है. ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, यानी जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने टोटल रुपए आपने लगाए थे आपने उतने ही वापस कमाए हैं, आपके उसके ऊपर की कमाई नहीं हुई. Under the Marshall costing system, the cost of a product includes, cost में क्या क्या include होता है? Prime cost and variable cost overheads plus the fixed production overheads allocated. And then comes the prime cost with variable production overheads only, prime cost and fixed production overheads, or prime cost, variable cost and fixed production overheads in terms of पीरियड कॉस्ट. देखिए, जब हम मार्शल कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, वो तो क्लियरली कहता है कि जो हमारी पूरी वर्किंग होती है, आप ना उसके अंदर ना ये मानकर चलो कि फिक्स्ड कॉस्ट को हमने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए मेन चीज ही क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है. तो उसके हिसाब से ना दिस हैज टू बी द पॉइंट. प्राइम कॉस्ट में यानी हमारी डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिलाकर बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट. ठीक है, प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, नो फिक्स कॉस्ट हैज टू बी एडेड. दैट इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग.
ठीक है. देन कम्स अ कंपनी सेल्स आर रुपीज 2 लाख, इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज अराउंड 1,20,000. अब यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लगेगा. पहले हम सेल्स लिखेंगे, उसमें से उसकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे. सेल कितनी थी? 2 लाख रुपीज की. वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000 की. तो मेरे पास में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? द कॉन्ट्रीब्यूशन इज करंटली ऑफ 80,000. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? वो हमारी आ गई 40,000 की. तो अगर हमने उसको भी माइनस कर दिया तो वी आर लेफ्ट विद आर प्रॉफिट. आर प्रॉफिट इज बेयरली ऑफ रुपीज 40,000. तो ये आया हमारा प्रॉफिट. अब क्वेश्चन कह रहा है आप पीवी रेशो भी निकालिए. कंट्रीब्यूशन तक का तो हमारा निकल ही गया ना, मैंने तो पूरा ही निकाल दिया. कंट्रीब्यूशन इसकी होनी चाहिए थी 80,000 की, वो मेरे पास दो जगह. नाउ वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स पीवी रेशो. पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय सेल्स. तो वो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन कितनी थी? इसकी कंट्रीब्यूशन थी 80,000 की, और आपकी सेल्स कितनी थी? वो थी आपकी 2 लाख रुपीज की. तो उसके हिसाब से वो कितना बन जाएगा? दिस टर्न्स आउट टू बी 40%. अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. Then comes the next part. Which one of the following statements is true regarding the difference between the marginal costing and the absorption costing? मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट को ही फोकस करता है, वो फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मान के वो बोलता है इसको साइड पे रखो, ये तो होनी है. तो जबकि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो ट्रेडिशनल मेथड है, वो कहता है सब कुछ इंक्लूड करो, कोई भेदभाव नहीं करना, वेरिएबल कॉस्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा फिक्स कॉस्ट है. तो मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट्स फिक्स प्रोडक्शन एज प्रोडक्ट कॉस्ट, वो प्रोडक्ट में इंक्लूड करता ही नहीं, वो उसको वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस करता है. तो ये तो गलत है. एब्जॉर्प्शन दोनों को देखता है. एब्जॉर्प्शन ये नहीं है कि वो सिर्फ फिक्स को देख रहा है या सिर्फ वेरिएबल को देख रहा है, ये फर्क नहीं करता. अंडर एब्जॉर्प्शन फिक्स कॉस्ट ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, एंड यहाँ पर मार्जिनल में प्रोडक्ट कॉस्ट. अभी मैंने आपको बताया मार्जिनल में वो पीरियड कॉस्ट है. फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट, व्हाइल द अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दे आर कॉल्ड एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट कॉस्ट. हम मानते हैं कि ये उस समय की कॉस्टिंग है, उस प्रोडक्ट एसोसिएटेड नहीं है. मान लीजिए मैंने अब एक फैक्ट्री ली है, उस फैक्ट्री को मैंने रेंट पर लिया, तो उसका मैंने जो रेंट पे करना है वो तो मेरी फिक्स कॉस्ट है. लेकिन प्रोडक्शन करते वक्त अगर मैंने बोला कि मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं या प्रोडक्ट बी बनाऊं, उसके हिसाब से मेरे को वेरिएबल कॉस्टिंग, मेरी उन दोनों चीजों को बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो रेलेवेंस रखती है. ये रेलेवेंस नहीं रखता कि हमने फैक्ट्री रेंट कितना दे रहा है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड, वो हो चुकी है बात पहले ही. तो यही चीज आ जाती है. दिस इज द आंसर है. बोथ ट्रीट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एज अ पीरियड कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है. तो देन सी इज द आंसर. Then describe the relationship between the changes in the price and the profit volume ratio. Price और profit volume ratio के हिसाब से there is no relationship between the price changes and the PV ratio, or the PV ratio remains constant regardless of the price changes. There's a direct relationship between the price and the PV ratio, or there's an inverse relationship between the price and the PV ratio. What would be the point there, everyone? देखिए इसमें ना हम बोलते हैं प्राइस और पीवी रेशो का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर आपका प्राइस बढ़ता है एंड देन वेरिएबल कॉस्ट आपकी उतनी चल रही है, तो देखिए आपका ना कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया तो आपकी पीवी रेशो भी बढ़ जाएगी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. बिकॉज सेलिंग प्राइस बढ़ता है तो सब कुछ आपका यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी पॉजिटिव होगी, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी इम्पैक्ट होगी. Then comes the next part is your which of the following statements accurately describe CVP analysis, cost volume profit. कॉस्टिंग यानी चीज को बनाने की जो आपकी वैल्यू है, वॉल्यूम मतलब कितनी बनाए, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन करें, एंड देन वी हैव द प्रॉफिट, मुनाफा कितना हो रहा है उसके ऊपर. तो सीवीपी एनालिसिस ओनली कंसिडर्स वेरिएबल कॉस्ट एंड डिस्रिगार्ड्स द फिक्स कॉस्ट. अगर मैं आपको कहूँ ये बात जो है हमारे पास में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होती है, सीवीपी एनालिसिस सबको पिक करता है. वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वो सारा सीवीपी के अंडर ही आता है. तो पहला पॉइंट तो गलत है. सीवीपी एनालिसिस एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट विद रिलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी. हाँ, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है. सीवीपी सोनली एप्लीकेबल ऑन सर्विस रिलेटेड, वो नहीं, ऐसा नहीं है. सीवीपी एनालिसिस प्राइमरीली फोकसेस ऑन एनालाइजिंग कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशंस इन द मार्केट. नहीं, ये कस्टमर वाली चीज पर फोकस नहीं करता है. इसका ये कि प्रोडक्शन में खर्चा कितना आ रहा है और बेचना कैसे है, ये उतना ही तक सीमित है. तो इसका आंसर आई वुड से इसका आंसर यही होगा, सेकंड होगा इसका आंसर.
इन द मार्जिनल कॉस्टिंग हाउ आर फिक्स कॉस्ट हैंडल्ड व्हेन मेकिंग डिसीजंस। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट को देखने की, वो फिक्स कॉस्ट को ना एक पीरियड कॉस्ट मानता है कि ये तो समय के हिसाब से लगने वाली कॉस्टिंग है। और क्योंकि कई बार जैसे हम चीज खर्च इस बार का लीज का रेंट मैंने पूरे साल का पहले ही कर दिया, इन दिस केस द पर्टिकुलर थिंग इज ऑलरेडी डन, इट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। जो कॉस्टिंग पहले ही हो चुकी है और वो हमारी डिसीजन मेकिंग में उसमें कोई उसका रोल नहीं है, तो वो संक कॉस्ट कहलाती है। They are accounted for separately in the financial statements, or they are allocated based on the predetermined formula. They are ignored and they are considered sunk cost. They are considered relevant and included in the decision making. In this case, the correct answer has to be C. आइए इग्नोर ही करना है, क्योंकि sunk cost को आप इंक्लूड क्यों करोगे, वो तो हो चुकी है, the past is there. तो मतलब more or less it is the let the bygones be the bygones, right? So we have talked about, अच्छा, this is one particular question that is coming again. Does the relationship describe the relationship between the change in the prices of PV ratio and the profit volume? Okay, यहाँ पर हमारे पास अगर इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन को लेट मी जस्ट चेंज द क्वेश्चन फॉर यू, लेट मी मेक इट अ लिटिल डिफरेंट। हम लोग चेंज इन प्राइसेस के हिसाब से जा रहे हैं ना, तो हम इसको, अगर मैं चेंज इन प्राइस की जगह यहाँ पर आई कैन ऑल्सो मेक इट द क्वेश्चन कैन गो लाइक दिस कि चेंज इन सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर वेरिएशंस तो कई तरह की आती है। अगर हम सेलिंग प्राइस दे देंगे, या फिर हम लोग बोल देंगे कि आई थिंक दिस इज गुड टू गो। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि आप सेलिंग प्राइस, और अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं पीवी रेशो, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट द पीवी रेशो जस्ट नाउ, सो आई थिंक आई कैन मेक इट लाइक, अगर आप सेलिंग प्राइस और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्रॉफिट, इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, तो हमारा प्रॉफिट का क्या सिस्टम रहेगा। तो प्रॉफिट का भी सेम सिस्टम रहता है। इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट देयर, द प्रॉफिट ऑल्सो रिमेन्स द सेम, मतलब प्रॉफिट का भी ना, क्योंकि पीवी रेशो प्रॉफिट से ही निकल कर आता है, तो पीवी रेशो के बढ़ने से हमारा जो प्रॉफिट होता है उसमें भी आपको एक पॉजिटिव पॉइंट दिखेगा, जस्ट लाइक द पीवी रेशो। कि पीवी रेशो क्योंकि प्रॉफिट और उसकी है, सेल्स की बात करता है, तो यहाँ पर आपके पास में ना सब जगह पर जहाँ पर पीवी है, तो हम जस्ट चेंजिंग इट अकॉर्डिंग टू दिस, ताकि आपके पास एक डिफरेंट वेरिएशन का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज गुड टू गो एवरीवन। अब ये रहा आपका वही सेम क्वेश्चन, बट याद रखना पीवी रेशो का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो प्रॉफिट का भी है, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई, तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा बचा, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद अगर हम ये मान रहे हैं बाकी सारी कॉस्टिंग सेम चल रही, तो आपका अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट विल डेफिनेटली बी ऑन द पॉजिटिव साइड विद द सेल्स। इस तरह से आपके पास दो डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं बेस्ड अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जिसके बारे में हमने बात करी। देन कम्स, इसका भी आंसर बन जाएगा सी। अंडर द मार्शल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट व्हेन द प्रोडक्शन इक्वल सेल्स। अभी हमने कहा था जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना हमने सेल कर दिया। प्रॉफिट अंडर मार्शल कॉस्टिंग विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए हम ना प्रोडक्शन वेरी नहीं कर रहे। मार्जिनल कॉस्टिंग का हमें कहाँ पर फर्क दिखता है कि पहले मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए, फिर मैंने 15 बनाए, फिर मैंने देखा अरे रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ा, पानी का खर्चा बढ़ा, जो लेबर लगी हुई थी कैजुअल उसका भी खर्चा बढ़ा। ये चीज आप तब देख पाते हो जब आपको ना दो डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोडक्शन की बेसिक दी होती है। अब यहाँ पर एक ही प्रोडक्शन दे रखी है, तो इसका मतलब वहां पर ना आप चाहे मार्जिनल लगा लो चाहे एब्जॉर्प्शन लगा लो, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग तभी इम्पैक्ट डालेगा जब आपको वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट दिख रहा होगा। सो इन दिस केस आई वोंट से कि इसमें इट वुड बी मोर देन प्रॉफिट लेस देन प्रॉफिट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करो उतनी सेल करो, तो आपका कॉस्टिंग का सिस्टम वही रहेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है ट्रेडिशनल मेथड, फिक्स्ड वेरिएबल सब अलग अलग करो। मार्जिनल कहता है नहीं, मान लो कि फिक्स तो भैया होनी होनी है, वेरिएबल हमारे लिए मेन है, उसके हिसाब से भी। अब क्योंकि हम 2 साल नहीं बना रहे, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, तो आई वुड से मार्जिनल भी बिल्कुल उस टाइम पर एग्जैक्ट चलता है एब्जॉर्प्शन की तरफ। तो आंसर इज ए। इन द मार्जिनल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेकन इनटू अकाउंट। क्या क्या चीजें आप अकाउंट में लेते हो, संक कॉस्ट को लेते हो, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट ओनली और वेरिएबल कॉस्ट ओनली। व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्जिनल कॉस्टिंग, हमारे पास में किस चीज को आप यहाँ पर देखते हो, कंसिडर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को करते हो और किसी चीज को कंसिडर ही नहीं करते। यही तो इसका मेन पॉइंट है, राइट। सो एवरीबडी, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज रिव्यू नहीं किए हैं, देन हरी अप बिकॉज द ऑफर इज एंडिंग। सो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट edutap.in। ठीक है, एंड उसमें आपको कोड क्या यूज करना है, द कोड दैट यू हैव टू यूज इज दिवाली 81।
ठीक है, यू हैव टू यूज द कोड दिवाली81। चलिए मैं एक बार आपको ना हमारी वेबसाइट भी दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट ऑन योर ओन एज वेल। देखिए एवरीवन, ये रहा हमारा वेबसाइट edutap.in। वंस यू आर देयर ऑन द edutap.in, वहाँ पर क्या होगा, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव है और बैंकर्स कैप्सूल कंप्लीट रिकॉर्डेड है। इसके अलावा अगर आप हमारे कॉम्बो में देख रहे हैं तो इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट्स इकट्ठे इकट्ठे मिल जाएंगे, एंड सिंगल के अंदर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ना एक और भी चीज देखने को मिलेगी इन दिस एरिया, मास्टर कोर्स भी है। ये मास्टर कोर्स बहुत डिटेल्ड कोर्स है, सो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन तो दिस वोंट बी समथिंग जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, बट जो भी आगे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, विच इज़ हेल्पफुल कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन लाइव क्लासेस मिलेंगी रिविजन के लिए। बाकी सब में PYQs हैं, सब में आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, सबको आपको PDFs मिल रही हैं, मॉक टेस्ट भी आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ दोनों मिल रहे हैं। So if you're looking forward, then just check it out on our website and don't forget to use the code Diwali81. So that's it for the day, everyone. Thank you so much for being there. Bye bye and take care.